कंचनपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो मौसमी सब्जियां उगाया करता था और उसी से उसके परिवार का गुजर बसर हो रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे मोहित और रचना थे। मोहित की माँ, खेतों की तरफ जा रहा हूँ। अगली फसल के लिए मिट्टी को तैयार करना है। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेरे स्कूल की आज छुट्टी है। यहाँ घर पर रहूंगा तो माँ काम बताएगी। वहां आपके साथ खेतों में मुझे काम करने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मोहित। चल फावड़ा उठा ले और खेतों की तरफ निकल। दोनों खेतों की तरफ चल देते हैं। घर में अब रचना और उसकी माँ दोनों घर के कामों में लगे हुए थे। अरे माँ, मैं तो बाबा को बताना ही भूल गई कि इस बार शलगम की खेती भी करना। हमारे स्कूल में आज पढ़ाया क्या था, शलगम की सब्जी में बहुत सारे गुण होते हैं। अरे मेरी बुद्धू बेटी, किसान फसल इसलिए नहीं उगाता कि उसमें कौन से गुण हैं और कौन से नहीं। वो ये देखता है कि कौन सी फसल से उसे अधिक आमदनी हो सकती है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बाबा से कह दूंगी कि वो थोड़ी सी जगह पर मेरे लिए शलगम लगा दें। अच्छा, मतलब तेरे लिए शलगम लगानी है? बस तो कोई बात नहीं, वो तो तेरे बाबा एक कोने में लगा देंगे। जा बेटी, जल्दी से सब्जी उठा ला, धो काट के सब्जी बना देती हूँ। रचना रसोई में चली जाती है। उसकी माँ वहीं बैठे हुए उसका इंतजार करती है और उधर खेतों में। बाबा, आपने सोचा कि इस बार किस चीज की फसल लगानी है? बेटा, बरसात का मौसम जा रहा है। अब तो बस सर्दियों की सब्जियां लगानी है। सोच रहा हूँ 2-3 तरह की सब्जियां लगा लेता हूँ। बाबा, ये सारे काम मुझे भी सीखना है। मुझे खेती करना बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों अपने खेती के काम में लग जाते हैं। अगले दिन मोहित और रचना स्कूल आ रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। बच्चों, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम लोगों के पास पानी होगा? हाँ अम्मा, हमारे पास पानी है। रुको, मैं आपको निकाल कर देती हूँ। वो अपने बैग में से बोतल निकालती है और अम्मा को पानी पीने के लिए देती है। पानी पीने के बाद अम्मा उसे धन्यवाद देती है। अम्मा, हमारा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। अगर आपको भूख लगी है तो मेरे घर चलो। मेरी माँ बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। बेटा, मैं तो गरीब भिखारन हूँ, इधर उधर मांग कर ही खाती हूँ। तुम्हारा बड़ा उपकार होगा अगर आज मुझे गरम गरम खाना मिल जाए खाने के लिए। क्यों नहीं अम्मा, चलो हमारे घर चलो। दोनों बच्चे बूढ़ी अम्मा को अपने साथ घर ले आते हैं। बच्चों के लिए तभी उनकी माँ खाना बनाकर हटी थी। माँ, ये अम्मा भूखी हैं, इनको भी खाना दे दो। मैं इन्हें अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि ये गरम गरम खाना खा सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, तुम लोग हाथ मुंह धोकर आओ। अम्मा, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रचना की माँ सबके लिए खाना निकाल देती है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी अम्मा उन्हें आशीर्वाद देती है और जाते जाते रचना के हाथ में एक शलगम रख देती है। रचना हैरानी से उस बूढ़ी अम्मा की तरफ देखती है। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर वहां से चली जाती है। लगता है इन बूढ़ी अम्मा को पता चल गया था कि मुझे शलगम बहुत पसंद है। क्या करेगी तू इस शलगम का? इसे काट कर खा जा। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, तुम्हें इससे क्या। दोनों बहन भाई में छोटी सी झड़प हो जाती है। रचना की माँ उन दोनों को चुप कराती है। उधर हरिनाथ अपने खेतों में सब्जियों की फसल उगाकर आ जाता है। पर उसी रात बादल उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं और बहुत जोर की बारिश होती है। सुबह सुबह चारों तरफ पानी भरा हुआ था और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बच्चे भी स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं। मोहित की माँ, बड़ा नुकसान हो गया। आज ही तो मैंने अपने खेतों में नई फसल के लिए पौधे लगाए थे और देखो, कल तक तो बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं था कि बारिश आएगी। बहुत भारी नुकसान हो गया है। नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया है, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन जो भगवान की मर्जी, अब हम क्या कर सकते हैं। तभी रचना भागते हुए आती है। मामा, देखो चमत्कार हो गया। वो कल बूढ़ी अम्मा जो शलगम देकर गई थी ना, वो मैंने बड़ी टोकरी में रखा था और देखो तो वो टोकरी पूरी शलगम से भरी हुई है। पागल हो गई है क्या, या दिन में सपने देखने लगी है? मजाक नहीं कर रही, चलो मेरे साथ देखो तो, पूरी टोकरी शलगम से भरी हुई है। सबके सब रसोई में जाकर देखते हैं। वाकई में टोकरी पूरी शलगम से भरी हुई थी, और वो भी ताजी ताजी शलगम। ये तो सचमुच में चमत्कार हो गया। कौन बूढ़ी अम्मा आई थी? बाबा, कल जब हम स्कूल से आ रहे थे तो हमें एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। हमने उन्हें पानी पिलाया, खाना खिलाया और बदले में उन्होंने ये शलगम दी थी।
और अब देखो वो पूरी टोकरी शलगम से भर गई है। मैं जानती हूँ तुम सब हैरान हो रहे हो, लेकिन तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं जादुई शलगम हूँ, और वो कोई बुढ़िया माँ नहीं थी। वो हमारी परियों की शहजादी थी। वो ऐसा ही करती है, कभी भी रूप बदलकर धरती पर आ जाती है और वो परीक्षा लेती है। रचना की परीक्षा में वो पास हो गई, इसलिए उसे इनाम के तौर पर ये शलगम मिली है, क्योंकि हमारी परी जान गई थी कि रचना को शलगम बहुत पसंद है। तुम्हारी परी तो सचमुच में बहुत अच्छी है, लेकिन हम इतनी सारी शलगम का करेंगे क्या? अरे, करना क्या है? मुझे छोड़कर तुम ये बाकी की सारी शलगम बाजार में बेच देना। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं तुम्हें ढेर सारी शलगम के बीज दूंगी। तुम उन्हें अपने खेतों में लगा लेना। सारा परिवार खुश हो जाता है। बारिश रुकने के बाद हरिनाथ जादुई शलगम को छोड़कर उसके द्वारा दी गई सारी शलगम को बाजार में बेच देता है और उसी के द्वारा दिए गए बीजों को अपने खेतों में लगा लेता है। कुछ दिनों में पूरा खेत शलगम की फसल से लहरा उठता है। देखते ही देखते कुछ समय बाद सारे खेत में शलगम लग जाती है। तभी एक दिन हरिनाथ की बुआ घर आती है। हरिनाथ, मैंने आते समय तेरे खेतों में देखा, तेरी फसल तो बड़ी लहरा रही थी। तू मुझसे झूठ बोलता है कि इतनी कमाई नहीं होती है। मैं देख रही हूँ तेरे तो घर के रंग ही बदल गए हैं। मुझे भी बता, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया है? दादी दादी, आपको पता है हमारे पास एक जादुई शलगम है। वो हमारी हर मुराद पूरी कर देती है। आप भी कहाँ इस बच्ची की बात को सच मान बैठी हो? ये तो ऐसे ही मजाक कर रही है। हैं? ये मजाक कर रही है या तू मुझसे सच बात छुपा रही है? रचना की माँ रचना को गुस्से में आंखें दिखाती है। रचना वहां से चली जाती है। अरे बुआ, वो तो बच्ची है, कुछ भी मजाक में बोले जा रही थी। अच्छा, वो मजाक कर रही थी। तो फिर जरा मुझे ये बता, उस बड़े टोकरे में इतनी सारी शलगम कहाँ से आ गई, जबकि शलगम की फसल आने में अभी भी 15-20 दिन पड़े हैं। हरिनाथ अपनी बुआ को बहुत सारी बातों में इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन बुआ को तो शक का कीड़ा काट चुका था। सबके सोने के बाद वो रात को उस जादुई शलगम को ढूंढने लग जाती है, जिसे रचना की माँ ने अलमारी में रखा हुआ था। सारी जगह देखने के बाद जब बुआ को कहीं शलगम नहीं मिलती, तो वो अलमारी में भी तलाश करने लगती है। तभी जादुई शलगम बोल उठती है। अरे अरे, मेरी नींद खराब कर दी। शलगम को बोलता हुआ देखकर बुआ बड़ी खुश होती है और उसे उठाकर अपनी साड़ी के पल्ले में बांध लेती है। अरे अरे, तुम तो मुझे चोरी कर रही हो। निकालो मुझे यहाँ से। रचना, मोहित, हरिनाथ, उठो उठो, देखो तुम्हारी बुआ मुझे चोरी कर रही है। शोर सुनकर सभी की आंख खुल जाती है। वो बुआ को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये क्या बुआ, शलगम को चोरी करके लेकर जा रही थी? बड़ा अफसोस हुआ, आज तक जमाने में सुनते हुए आया था कि कोई किसी की तरक्की से खुश नहीं होता। मैंने आज अपनी आंखों से देख भी लिया। अरे, चोरी नहीं कर रही थी, बल्कि ये जादुई शलगम बोल रही थी, बस इसीलिए मैंने इसे उठा लिया। हरिनाथ, पर तूने मुझसे झूठ बोला। रचना सच कह रही थी, तेरे पास तो एक जादुई शलगम है। अब समझ में आया मुझे तेरे इस ठाट बाट का राज। बस करो बुआ, बातों को क्यों घुमा रही हो? आप चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। लाओ, इधर दे दो। रचना भागकर जाती है और बुआ के पल्ले में से शलगम को निकाल लेती है। बुआ, तुम कितनी बुरी हो। मुझे चोरी करके ले जा रही थी। तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम हरिनाथ से बोल देती, रचना से बोल देती। अब बुआ को बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। वो हरिनाथ के परिवार से माफी मांगती है और जादुई शलगम से भी। अच्छा हरिनाथ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तेरे पास तो जादुई शलगम है, तो इससे बोलना कि मुझे कुछ ऐसी चीज दे कि मैं अमीर हो जाऊं। मैं लालची लोगों की कोई मदद नहीं करती। बुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो जादुई शलगम के ऊपर है। वो आपको कुछ देना चाहती है या नहीं, बस मैं उसे कह सकता हूँ। जादुई शलगम, मुझे लगता है दादी बगैर कुछ लिए यहाँ से नहीं जाने वाली, इसलिए तुम इन्हें कुछ दे दो। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, इनके पैरों के दर्द को खत्म कर देती हूँ, ताकि ये यहाँ से सरपट दौड़ते हुए अपने घर चली जाए। जादुई शलगम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं।
लेकिन हरिनाथ फिर भी अपनी बुआ को काफी सारा सामान देकर भेजता है। जादुई शलगम की मदद से अब हरिनाथ का परिवार खुशहाल परिवार था। उनके खेतों में भी अच्छी फसल होती थी और जादुई शलगम की सहायता से वो गरीबों का भी बहुत भला करते थे। यहाँ तक कि वो गांव की तरक्की के लिए बहुत सारे काम भी करते हैं। एक बड़ा अस्पताल भी बनवाते हैं जिसमें गरीबों का इलाज मुफ्त में होता था। सारे गांव वाले हरिनाथ और उसके परिवार का बहुत सम्मान करते थे।